आप देख रहे हैं एमपी तक चौपाल, और ये चौपाल हो रही है बैतूल से। विधानसभा चुनाव को अभी 1.5 वर्ष बाकी है, लेकिन हम फिर भी बैतूल विधानसभा पहुँचे हैं। यहाँ के राजनीतिक मतदाता और सामाजिक संगठनों से बात करेंगे, उनका मन टटोलेंगे और हम देखेंगे कि राजनीतिक दल किस तरह से चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुके हैं, सत्ता पक्ष की तैयारी कैसी है और विपक्ष के पास क्या मुद्दे हैं। इसके पहले हम आज आपको बताएंगे ये बैतूल ज़िला जो है इसके स्थापना के 200 वर्ष अभी कुछ दिन पूर्ण हुए हैं। 15 मई 1822 को बैतूल ज़िले की स्थापना हुई थी। बैतूल ज़िले की राजनीति के बहुत सारे मायने हैं। हम ज़्यादा लंबे समय नहीं जाएं तो हम 2018 की बात करते हैं, जहां बैतूल के कारण शिवराज सिंह चौहान को 15 माह का वनवास काटना पड़ा था। कारण था यहां पर 5 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा था। 2018 में 4 विधानसभा सीट कांग्रेस ने जीत ली थी। इसके कारण राजनीतिक गलियारों में यह माना जाता है कि बैतूल के कारण ही भाजपा की सत्ता गई थी। अब देखना है कि भाजपा की इस चुनाव को लेकर क्या तैयारी है। पहले हम बात करेंगे सत्ता पक्ष भाजपा के लोगों से, और पहले एक परिचय। हमारे बीच इस समय भाजपा के सुभाष आहूजा जी पूर्व सांसद और प्रवीण गोगनानी जी भाजपा के वरिष्ठ नेता और तमाम साथी। इसके बाद हमारे बीच कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुनील शर्मा जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमंत बागद्रे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हेमंत पगारिया जी और उनके तमाम साथियों का हम स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से भी हमारे बीच साथी आए हैं, उदय सोनी जी और उनके तमाम साथियों का हम स्वागत करते हैं। भीम सेना की ओर से भाई पंकज अतुलकर और उनके तमाम साथियों का हम स्वागत करते हैं। इसके साथ ही राजनीतिक विश्लेषकों में हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार श्री नवनीत गर्ग जी भी उपस्थित हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राधेश्याम सिन्हा जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे बीच कुछ समाजसेवी भी हैं, श्री जितेंद्र पेशवानी जी, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हम सभी से बात करेंगे। हम शुरुआत करते हैं भाजपा से कि भाजपा की तैयारियां कैसी हैं। अभी जो 2023 का विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर भाजपा क्या तैयारियां शुरू की हैं? मित्रों, अभी आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी पिछले बार बैतूल विधानसभा में हारने के बैतूल जिले की विधानसभा सीटों को हारने के कारण शिवराज जी की सरकार नहीं बन पाई। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, मैं उसको छलावा मानता हूँ, और आज किसानों ने उस घोषणा पत्र को कचरे के डब्बे में डाल दिया है। मैं यहाँ कांग्रेस के मेरे भाई बैठे हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि किसी एक किसान का भी 2 लाख का कर्जा माफ़ किया हो तो उसको लाकर हमारे सामने खड़ा कर दो। और भारतीय जनता पार्टी धोखे और छलावे में विश्वास नहीं रखती है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा के पहले जो 6 लाख मकान गरीब भाइयों को देने का प्रॉमिस किया था, उसका पैसा कमलनाथ जी ने नहीं भरा। इसलिए उन गरीब भाइयों के 6 लाख मकान नहीं बन पाए। परंतु अब हमारी शिवराज जी की सरकार ने 7 लाख मकान का पैसा भर दिया है और हमारे गरीब भाइयों को मिलेंगे। पहली बात, किसानों से छलावा। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस की जो 15 महीने की सरकार थी, उन्होंने किसानों से छलावा किया है। क्या मानते हैं आप? कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र में वादा किया था किसानों का कर्जा माफ़ करने का, कमलनाथ जी ने 50,000 रुपये का कर्जा माफ़ किया, 1 लाख रुपये का कर्जा माफ़ किया, और कमलनाथ जी 1.5 लाख और 2 लाख का भी कर्जा माफ़ करने वाले थे। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने केंद्र की सरकार के सहारे हमारे कुछ निकम्मे विधायकों को खरीदने का काम किया और कमलनाथ जी की सरकार गिरा दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2023 में जो भाजपा की जनविरोधी नीति है, इसलिए लोगों का विश्वास कमलनाथ जी पे जागा है और कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में बनने जा रही है और 1.5 लाख और 2 लाख का भी कर्जा हम माफ़ करेंगे, विश्वास दिलाता हूँ। आज कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने उनकी सरकार गिराई।
भाजपा ने कांग्रेस की सरकार नहीं गिराई, कांग्रेस की सरकार गिराई चलो चलो ने, कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार ने, जनता के साथ जो झूठे वादे किए थे उसने, जनता के साथ जो छलावा किया उसने, उन्होंने अपने कर्मों का फल भोगा है। हमने किसी की कांग्रेस नहीं गिराई, किसी की सरकार नहीं गिराई। हम उनके विधायकों को आमंत्रित करने नहीं गए थे, उन्होंने अपनी पार्टियों की नीति से ध्यान भटक करके, उनका मोह भंग हो करके वो स्वयं भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर के आए हैं। और जो लोग भाजपा में आए हैं वो आज भाजपा की विचारधारा में रंग गए हैं, प्रसन्न हैं, प्रसन्न चित्त हैं और अब उनका यहाँ पे मन लग रहा है। भाजपा के विधायक जो हैं वो खुद अपने मन से, कांग्रेस के विधायक जो हैं अपने मन से भाजपा में गए थे, क्या लगता है आपको सही बात है? ये सरासर झूठ बात है। एक षड्यंत्र रच करके कांग्रेस के जो विधायक है उन पे दबाव, सीबीआई और सारे जो सेंट्रल के सोर्सेज थे उनका दबाव बना करके उनको विचलित करके और उनको भाजपा में ले जाया गया है। विचलित करके भाजपा में ले जाया गया है। मैं अभी एक थोड़ा सा एक्सपर्ट व्यू के रूप में श्री गर्ग साहब से बात करूंगा कि बैतूल विधानसभा का मतदाता क्या चाहता है। एक बार हम पहले उनसे बात करते हैं। जी, बैतूल विधानसभा में आज़ादी के बाद से अभी तक 8 बार कांग्रेस का विधायक बना है, 6 बार भाजपा जनसंघ का विधायक बना है, जनता पार्टी का, और 1 बार निर्दलीय विधायक बने हैं। ये बड़ी अजीब विधानसभा है। 42 साल हो गए, आज तक कोई उम्मीदवार दोबारा विधायक के रूप में लगातार निर्वाचित नहीं हुआ है। आखिरी में 1980 में स्वर्गीय माधव गोपाल नासेरी इस विधानसभा सीट से 77 और 80 में से 2 बार जीते थे। और जहाँ तक इस विधानसभा का स्वरूप है वो सन 77 में बदला, उसमें आठनेर कटा झल्लार जोड़ा। उसके बाद 2013 में फिर से झल्लार कटा और आठनेर जोड़ा। तो आठनेर जुड़ने के बाद ये विधानसभा भाजपा मतदाताओं के विचारधारा की बहुमत या अधिक हो गया। उसके बावजूद ये माना जाता है कि कुंभी और किराड़ मतदाता भाजपा के समर्थक हैं। पर मुझे ये भी एक अनुभव है कि आखिरी में 1993 में स्वर्गीय डॉक्टर अशोक साबले चुनाव जीते थे। 29 साल बाद आज तक उसके बाद कोई कुंभी मतदाता रिपीट नहीं हुआ। एक चीज़ और है कि यहाँ या तो उम्मीदवार बदले हैं या पार्टी ने जीते हुए उम्मीदवार को दोबारा टिकट नहीं दी। इसलिए मैंने अभी कहा कि 40 साल में कोई नेता विधायक के रूप में दोबारा लगातार रिपीट नहीं हुआ है। और आगे मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, उम्मीदवारों के चयन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि क्या 1980 की बात रिपीट होगी या वो अपवाद फिर टूटेगा। इस पे हम बात कर लेते हैं। चूँकि बैतूल विधानसभा से भी कांग्रेस के विधायक हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो बात है, जो मान्यता है यहाँ पर कि कभी विधायक रिपीट नहीं होते हैं, कैसा लगता है आपको इस बार होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कांग्रेस के जो बैतूल के विधायक हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और युवा जुझारू विधायक हैं। और निश्चित मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस उन्हीं को लड़ाएगी बैतूल विधानसभा से। और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीति है, आप विश्वास रखिए, पिछले बार तो हमने 4 सीट हरा के इनके हाथ तोड़े थे। अब हम 5 सीट कांग्रेस की जिता के इनकी कमर तोड़ने का काम करेंगे। 5 विधानसभा जीतने का दावा कांग्रेस कर रही है, क्या आपको लगता है? पहले तो मैं उनको यह बता दूं, हम पर आपने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की सरकार गिराई, कांग्रेस की सरकार गिराई। मित्रों, इतिहास अपने आप को दोहराता है। राजमाता जी सिंधिया द्वारका प्रसाद जी मिश्रा से अपमानित होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी और भारतीय जनसंघ के साथ सरकार बनाई थी। आज वर्तमान परिस्थितियों में जो कांग्रेस की सरकार गिरी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ जी से, दिग्विजय सिंह जी से इतने प्रताड़ित हो गए थे, इतने अपमानित हो गए और अपमानित होकर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको निमंत्रण नहीं दिया था कि आप भारतीय जनता पार्टी में आइए। वो स्वयं अमित शाह के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं कमलनाथ जी की सरकार गिराना चाहता हूँ। तो यह तो उनके कर्मों का पाप है। राम बनाए जोड़ी,
एक अंधा एक कोड़ी, उसमें हम क्या कर सकते हैं मित्रों। देखिए, सीधा आरोप है कि कांग्रेस को ही मार रही है, प्रताड़ित कर रही है। यहाँ भाजपा का आरोप आया है कि सिंधिया जी को प्रताड़ित किया गया था। हम कांग्रेस से लेते हैं थोड़ा सा, क्या आपको लगता है कि सिंधिया जी को प्रताड़ित किया गया था? यह पूरा देश जानता है कि सिंधिया जी और राहुल जी के क्या संबंध रहे हैं, तो 45 जैसी कोई बात नहीं थी। अब ये क्या कारण थे, किस कारण से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भाजपा के साथ गए। आप स्वयं देख रहे हैं इस समय जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो भी स्वतंत्र नहीं हैं, और कई ऐसे मामले देखने में आ रहे हैं जो 10-10, 20-20 साल पुराने मामले निकाल कर प्रताड़ित किया जा रहा है जो गैर भाजपाई नेता हैं। तो ऐसी कुछ कहानी इसके पीछे भी हो सकती है जिसके पीछे कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। गैर भाजपा नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। भवानी जी बताएं कि ये जो आरोप है कांग्रेस का, आपकी सरकार पे आरोप लगते हैं कि आप सीबीआई का उपयोग करते हैं और कौन कौन सी संस्थाएं सभी का उपयोग कर लेते हैं। धन्यवाद राजेश भैया। पहले तो बताना चाहूँगा कि ये स्वतंत्र एजेंसी है, सीबीआई है, और बाकी जो एजेंसियाँ स्वतंत्र अपना काम करते रहती है। मैं इस आरोप पे मतलब कहना चाहूँगा हमारे जो कांग्रेस के मित्र भाई लोग हैं कि ये निराधार और ऐसा आरोप है कि इसमें स्वतंत्र एजेंसियों पे आप एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह अंकित कर रहे हैं, जहाँ पर इन एजेंसियों को लगता है कि यह इन लोगों के पास ऐसी संपत्तियाँ है या जो चीज़ होना चाहिए उसको लेकर के स्वतंत्र रूप से जांच करते हैं। तो मैं इस आरोप का मतलब इसको ये करता हूँ, खंडन करता हूँ एक प्रकार से। हमारे बीच महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं मोनिका नेरापुरी जी। तो वर्तमान भाजपा सरकार में महिलाओं की क्या स्थिति है, हम उनसे जानना चाहेंगे। जैसे इस समय महंगाई, गैस और इसको लेके है, तो क्या लगता है आप लोगों को? इस समय तो सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है और बेरोजगारी का। और जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं, इससे अतिरिक्त भार हम महिलाओं पे पड़ रहा है, जिसमें हम बचत करना तो दूर, महंगाई का भार इतना बढ़ चुका है कि हमारा घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया। और ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी अगली विधानसभा लड़ने के लिए। अगली विधानसभा का जो मुद्दा है वो महंगाई का है। हमारे बीच आम आदमी पार्टी से भी हैं, तो दोनों राजनीतिक दलों के बारे में आम आदमी पार्टी क्या सोचती है और किन मुद्दों को लेके वो इस चुनाव में आएगी? राजनीतिक पार्टियां, कांग्रेस और जो बीजेपी की पार्टी है, ये आज हम देख रहे हैं 30-35 साल से मिले हुए हैं, और सारी योजनाओं में पूरे प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सारे जनसेवक, जनप्रतिनिधि यहाँ पे सारी योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। सारे कार्यकर्ता ठेकेदारी का काम कर रहे हैं, और एक भी ऐसी योजना ये दोनों पार्टी के नेता बताए कि जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ हो या नहीं हो रहा हो। पूरे ज़िले के अंदर केंद्र की भी योजनाएं और राज्य की भी योजनाएं बिना पैसे लिए दिए आम जनता का कोई भी काम यहाँ पे नहीं हो रहा है। और महाभ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी के मिशन को बैतूल में यहाँ पे लेके आएंगे हम, और जिसमें पानी फ्री, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री और भ्रष्टाचार मुक्त और रिश्वतखोरी, आम जनता को कभी रिश्वत नहीं देना पड़ेगा। जी, हमारे आम आदमी पार्टी की ओर से एक सबसे बड़ा आरोप जो लगा है कि भाजपा के जो नेता हैं वो खुद ही ठेकेदारी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? ये तथ्यहीन, बेसलेस आरोप है। ऐसा कोई भी हमारी पार्टी का ठेकेदारी नहीं करता है। किसी के आरोप लगाने से कोई ठेकेदार नहीं बन जाता है। सब अपनी आजीविका के लिए काम करते हैं, और सब अच्छे लोग हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी, और सबके लिए मिलजुल कर हमारी डबल इंजन की सरकार, केंद्र की मोदी जी की सरकार और राज्य की शिवराज जी की सरकार काम कर रही है। जनता के हित में काम कर रही है। महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, एक एक वर्ग के लिए काम हो रहा है। 27 लाख मकान हम लोग मध्य प्रदेश में बना चुके हैं प्रधानमंत्री के, और लगातार निरंतर उसके लिए योजनाओं के तहत राशि आना जारी है। इन लोगों ने सिवाय आरोप लगाने के कोई काम नहीं किया। 15 महीना मिले, ट्रांसफ़र उद्योग ज़रूर चलाया इन लोगों ने, लेकिन कोई काम ज़रूर नहीं किया। झुग्गी बस्तियों के लिए काम करने वाले हमारे नेता रमेश भाटिया बीच में है, और बार बार बात आ रही कि 27 लाख मकान बनाए गए हैं। क्या लगता है कि ये मकान जो बन गए हैं उससे भाजपा सरकार की वापसी होगी? नहीं, ये वापसी तो नहीं होगी इनकी, ये पक्का है। क्योंकि गरीब के दिल में आज भी एक बात ज़रूर है कि जो 2.5 लाख रुपए यदि उनके मकान के पट्टे नहीं मिले होते
दिग्विजय सिंह की सरकार में और इंदिरा जी की सरकार में तो ये 2.5 लाख रुपए देने की योजना आई। अब उस समय का मटेरियल का रेट और आज का मटेरियल का रेट देख लीजिए। उस समय 3,000 रुपये क्विंटल, 2,800 रुपये क्विंटल का लोहा था। आज 8,000 रुपये, 7,600 रुपये 1 क्विंटल का। रेता के भाव देख लीजिए, सीमेंट के भाव देखिए, लेबर का रेट देख लीजिए। पहले 50 रुपये में लेबर एक रेजा काम करने जाती थी, झुग्गी झोपड़ी में काम करने के लिए, मकान बनाने। आज 300 रुपये रेट मांग रही है। तो आप 2.5 लाख से आपने उसको 5 लाख रुपए तो किया नहीं है, और आप गरीब से उम्मीद करो कि गरीब बीजेपी को वोट देगा? बिल्कुल। और महंगाई से इस समय पूरे गरीब, पूरे इंडिया के गरीब त्रस्त हैं, मध्य प्रदेश के नहीं, बैतूल विधानसभा के नहीं, पूरे इंडिया के गरीब त्रस्त हैं। आप कौन सी चीज़ कम कर रहे हैं तो बताइए। आपने 200 रुपये सिलेंडर के ऊपर कम किए, आप इतना ढिंडोरा पीट रहे हो। 200 रुपये आपने केवल उज्ज्वला गैस कनेक्शन जिसको दिए हैं उनके सब्सिडी देने के लिए आपने केवल बात की है, घोषणा की है। आम आदमी को जो सिलेंडर मिल रहे हैं उस पर 200 रुपये आपने कटौती नहीं की है, वो छूट नहीं दी है। आप कैसे मतलब विश्वास कर रहे हैं कि आपको गरीब और देश की जनता साथ देगी? और दूसरे मुद्दे पे आ जाइए। मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए की एवज में आज उसको कर्ज लेकर गरीब को मकान बनाना पड़ रहा है। कोई बीजेपी के नेता हो, जो जनसेवी हैं, जो दौड़ते हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। समाज से घृणा नहीं कर रहे। सबका साथ सबका विकास हमारे माननीय मोदी जी का नारा है और पूरी पार्टी उन्हीं के चिन्ह पर चल रही है। लेकिन इस प्रकार से कहना कि हम लोग किसी एक वर्ग को भड़का रहे हैं या किसी एक वर्ग को हम दबा रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार आरोप है। इनके पास में आरोप लगाने को कुछ बचा नहीं है। आज पूरे देश में जिस प्रकार से राष्ट्रवाद की, जिस प्रकार से संस्कृति के प्रति आग्रह की, जिस प्रकार से हमारे पौराणिक जितने मंदिर थे, जितने आश्रम थे, उनके संरक्षण की, जिस प्रकार से पूरे के पूरे हमारे जितने के जितने हमारे ऊपर अत्याचार हुए थे, उनको प्रतिकार करने का जो आग्रह जनता में आया है, उसको लेकर के सभी को प्रसन्न होना चाहिए। और मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि मेरे परिचय में ऐसे सैकड़ों कांग्रेसी हैं, ऐसे सैकड़ों अन्य दलों के कार्यकर्ता हैं जो इस बात से बड़े प्रसन्न हैं कि हाँ, हम अब जो हमारे गुलामी के लक्षण हैं उनसे मुक्ति पा रहे हैं। हमारे ऊपर जो विदेशी आक्रांता थे, उनके जो निशान बचे थे, हम उनसे मुक्ति पाने में आज सक्षम हुए। हमारे माथे पर जो काले दाग लगे थे, औरंगजेब रोड के नाम पर, मुगलों के नाम पर, उनके नाम पर जो स्मारक बन रहे थे, शिलालेख बन रहे थे, वो क्या है? वो आक्रांता हैं हमारे। उन्होंने हमारे देश पर आक्रमण किया, हमारी संपत्ति को लूटा, हमारी अस्मिता को लूटा। उनके कारण हमारी माताओं बहनों ने हजारों लाखों की संख्या में जौहर किया है। ये कांग्रेसी इतिहासकार लिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के इतिहासकारों ने नहीं लिखा। उस जौहर का प्रतिकार यदि आज होता है और उसको ये कहा जाता है कि हम लोग एक वर्ग विशेष के प्रति द्वेष रखते हैं, तो ये उनका दुराग्रह है। हम पूरे देश में, पुनः दोहराता हूँ, सबका साथ सबका विकास, यही नारा है। तो हम अब आम जन से भी ले लेते हैं राय कि क्या आपको लगता है वास्तव में हम गुलाम थे अभी तक भाजपा की सरकार के आने के पहले? इसमें गुलामी की बात नहीं है। इसमें यह है कि जो विचार हैं लोगों के वो अब बाहर आ रहे हैं, और जो भी मुद्दे हैं सब अभी अदालत से जो उठे वो भाजपा ने नहीं किए हैं, वो आम आदमी ने किए हैं। तो इसमें कहीं किसी का वो नहीं है। और जो मुद्दे हैं ये वास्तविकता है। यदि ये गलत होता तो ये मुद्दे ही नहीं बनते, यदि गलत होता तो अदालत में मामले ही नहीं बनते। और ये कोई विचार राजनीतिक रूप से नहीं उठ रहे हैं। ये अभी जो ज्ञानवापी का भी था वो 5 महिलाओं ने डाला है, वो किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है। तो हम अब कांग्रेस से भी ले लेते हैं कि जो अभी भाजपा सरकार जो मुद्दे उठा रही है, उसको लगता है कि उसके पहले जो देश अभी हम गुलामी में जी रहे थे। क्या आपको लगता है गुलामी में जी रहे थे? भारतीय जनता पार्टी के भी एक नेता बोल रहे थे कि हम रोड के नाम बदल रहे हैं, बिल्डिंग के नाम बदल रहे हैं। बिल्डिंग के और रोड के नाम बदलने से इस देश के लोगों के और प्रदेश के लोगों का भला होने वाला नहीं। इस प्रदेश के युवाओं का भला तब होगा जब आप उनको रोजगार दोगे। इस प्रदेश के किसान भाइयों का भला तब होगा जब उनको खाद बीज सस्ती मिलेगी, उनकी फसल का उचित दाम उनको मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग रोड का नाम बदल रहा है, ये बदल रहे, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और 2023 में इनको चुनौती देता हूँ कि 2023 में आप जनता के बीच में जब जाएंगे तो जनता आपको नकार देगी, और आप तैयार रहिए। सुपड़ा साफ होने वाला मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। शिबू जी बताइए जी। पहली बात तो ये कि जो कांग्रेस का एक मुख्य मुद्दा है कि आप लोग शिक्षा, रोजगार, इनको मतलब गुमराह करने के लिए दूसरे मुद्दे सामने ला रहे हैं।
देखिए, सारे मुद्दे ज़रूरी होते हैं, वो भी ज़रूरी है, और शिक्षा और रोज़गार भी ज़रूरी है। इस पे भी बरोबर काम हो रहा है और उन मुद्दों पे भी बरोबर काम हो रहा है। रही बात सत्ता में आने की, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सबको अधिकार है, देख सकते हैं। सत्ता तो भाजपा ही वापस आएगी, केंद्र हो, राज्य हो, आने वाले जो भी चुनाव हो, सब में भारतीय जनता पार्टी 100% जीत हासिल करेगी। सत्ता भाजपा ही वापस लाएगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की महिला बहन बैठी हैं, तो क्या लगता है आपको भाजपा की सरकार में शिक्षा और रोजगार मिला है? नहीं, ना भाजपा से मिला है ना कांग्रेस से मिला है, और ये दोनों को अलग अलग ना ही गिने तो ज़्यादा अच्छा है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों आपस में मिले, दिन में राजनीति करते हैं, रात में एक थाली में खाते हैं। ना भाजपा ने मध्य प्रदेश में रोजगार दिया है, ना ही कांग्रेस ने रोजगार दिया है। हर जगह देख सकते हैं हम, बेरोजगारी ही बेरोजगारी है, ऊपर से महंगाई की मार। भाजपा और बीजेपी दोनों का एक ही मिशन है, कैसे वोट बैंक तैयार की जाए, कैसे लोगों को प्रलोभन दिया जाए, हमारी वोट बैंक रेडी की जाए, कैसे हमारे प्रत्याशी जीत के चुनाव में अपना झंडा गाड़े और हम फिर लोगों को लूट पे लूट प्रताड़ित करते रहें। इनका कहना है कि भाजपा और कांग्रेस जो है मिलकर ही लूट रहे हैं जनता को। हम कांग्रेस से बात करते हैं, तो जो आरोप आपके ऊपर आम आदमी पार्टी ने लगाया है कि आप लोग दिन में तो विरोध करते हैं और रात में एक हो जाते हैं, क्या लगता है आपको? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और कांग्रेस जो भी काम करती है वो सरेआम खुलेआम काम करती है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके तो काम करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और मैं, हमारे सामने भाजपा नेता लोग बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कितने युवाओं को रोज़गार दिया है, थोड़ा आप इस डेबिट में बताएं। कितने युवाओं को आपने रोज़गार दिया है, और ये जो दबाव की राजनीति जो चालू की है भारतीय जनता पार्टी ने, ये एक नई राजनीति की शुरुआत है। और ये दबाव की जो राजनीति है, जहाँ छापा पड़ना, कहीं ईडी का छापा, कहीं विधायकों का छापा, कहीं सांसदों का छापा, कि भाई या तो आप चुपचाप अंदर सरेंडर हो जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ, कांग्रेस छोड़ दो, और नहीं तो अब आप अंदर जाने की तैयारी करो। तो ये राजनीति आगे के लिए, ये देश के लिए खतरनाक है, और ये खतरा है। ये तो आरोप प्रत्यारोप है। हम भाजपा से बात करेंगे कि अब ये जो 2023 मिशन 23 है, इसके लिए क्या तैयारी की है भाजपा ने? आप पे आरोप तो बहुत सारे लग रहे हैं, रोज़गार नहीं दिया आपने, शिक्षा नहीं दिया आपने, आप ईडी का उपयोग करते, आप सीबीआई का उपयोग करते, कैसे सामना करेंगे? कांग्रेस की भी सरकार रही, उसने तो जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं थी उन सबको रोक लगा दी थी। हम फिर उनको बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं, रोज़गार के माध्यम भी बनेंगे। किसान भाइयों के खाते में अभी कुछ दिन पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने धनराशि पहुंचाई है, और हम आने वाले समय में, ये लोग कह रहे हैं कि बैतूल ज़िले में एक भी सीट नहीं जीतेंगे और कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं कि जनता एक बार आपके छलावे में आ गई, धोखे में आ गई, अब नहीं आने वाली है। और अब अगर मान लीजिए आपको इतना ही अभिमान है, तो जो दिन रात भगवा को गाली देते थे, आज राम नाम का सहारा क्यों ले रहे हैं? राम के नाम पर चंदा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? आज उनको भी आखिर भगवान की शरण में जाना पड़ रहा है। आज उनको हिंदू वोट की ज़रूरत है, हिंदू वोट को एकत्र करना चाहते हैं, इसलिए आज वो छलावा कर रहे हैं। मित्रों, हमारी जो तैयारी है, अभी तो पहले, अब वो ठीक है, आपने 23 का मुद्दा उठा दिया विधानसभा चुनाव का, हम तो 23 नहीं 24 की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी बीच में नगर पंचायतों के चुनाव हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव हैं। हमारा कार्यकर्ता आज उसमें लगा हुआ है, और उसके बाद जैसे ही ये चुनाव हो जाएंगे, इनको इनका आईना दिखा दिया जाएगा। अभी तो क्वार्टर फाइनल के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा सेमीफाइनल होगी, लोकसभा फाइनल होगी, तब इनकी आंखें खुल जाएंगी। अभी नरेंद्र मोदी जी का कांग्रेस के पास कोई भी विकल्प नहीं है, यहाँ तक कि विरोधी दलों के पास भी एक संयुक्त उम्मीदवार भी नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानीय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई छवि से मुकाबला कर सके, ऐसा कोई कांग्रेस में नेता नहीं है।
राहुल जी को तो पप्पू कहा जाता है, उसको विपक्ष के लोग भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो जब विपक्ष ही एक नहीं है तो क्या हमसे मिलकर चुनाव, हमारे सामने चुनाव लड़ेंगे मित्रों? हमारी कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है प्रधानमंत्री के लायक। हम बात करेंगे, भाजपा का कहना है कि मोदी जी के मुकाबले कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं है। किस चेहरे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात है और मोदी जी की बात है, कुल मिला के जो अभी आदरणीय सुभाष भैया बोल रहे थे कि राम के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो राम किसी के पेटेंट नहीं है, किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। यदि राम को आप मान रहे हो तो राम के जैसा आचरण भी आपके पार्टी में होना चाहिए। सबसे ज़्यादा बलात्कारी विधायक और कार्यकर्ता जो पेपरों में आ रहा है वो भाजपा के हैं, उसके हिसाब से आचरण भी तो करो आप। वो आचरण, आप अगर राम को मान रहे हो तो राम के जैसा आचरण भी करो। आचरण बिल्कुल नहीं, आप आचरण और कार्य पद्धति और बोलना दोनों चीज़ में जो अंतर है उस अंतर को दूर करो। हम मान रहे हैं कि आज आप सत्ता में हो, पर ये जरूरी नहीं है। इंदिरा जी जैसी बहुत बोल्ड लेडी हमारी प्रधानमंत्री, जिनका लोहा पूरा वर्ल्ड मानता था, वो भी एक समय में चुनाव हारी और चुनाव हारने के बाद में 3 साल बाद वापस उससे ज़्यादा बहुमत से वो प्रधानमंत्री बनी। समय किसी ने नहीं देखा। ठीक है, आज आप सत्ता में हो, पर अहंकार में मत रहो। अहंकार में रहने के कारण किसी ने कोई समय नहीं देखा है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री की बात है तो ऐसा कांग्रेस जो इतने साल से शासन किए उन्होंने, जो देश को आज़ाद कराने के लिए और जो इस देश को बनाने में पूरे विश्व में एक नाम स्थापित करने में कांग्रेस का योगदान है। और राहुल गांधी जी, अगर वो उनमें कहीं लालच होती तो जिस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह जी 2 बार 10 साल प्रधानमंत्री रहे, वो चाहते तो उस समय उनको हटाकर भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, परंतु उनमें एक देश सेवा की भावना है, उनमें एक देश के लिए दर्द है। उस दर्द के लिए आज वो लड़ रहे हैं और उनको दबाने के लिए उन्होंने, भाजपा ने सीबीआई के माध्यम से या दूसरे के माध्यम से इतनी ज़्यादा उस परिवार को प्रताड़ित करने का प्रयास किया, परंतु आज भी वो डंके की चोट पर जिस नीति का विरोध करना हो उसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा अहंकारी है, ऐसा आरोप है कांग्रेस का, और देश को बनाने में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का है, ऐसा मानती कांग्रेस। क्या कहते हैं आप? इन्होंने कहा कि राम के ऊपर किसी का पेटेंट नहीं है, राम के ऊपर किसी का अधिकार नहीं। मैं इनकी इस बात का समर्थन करता हूँ। ये बात सच है कि राम के ऊपर किसी एक का अधिकार नहीं है, लेकिन राम के विरुद्ध की रामायण कोई ग्रंथ नहीं, एक काल्पनिक उपन्यास है। राम हुए ही नहीं। ये एफिडेविट कोर्ट में जाके किसने दिया था? कांग्रेस ने। रामेश्वरम राम सेतु बना था, भगवान राम ने गिलहरी के सहारे से बनाया था। उसको तोड़ने के लिए मशीनें किसने भेजी थी? कांग्रेस ने। सुनिए हेमंत जी, सुनिए। अभी बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी सुनिए। बोला है तो उत्तर लेने की क्षमता रखिए श्रीमान, क्षमता रखिए। आपने राम के विरुद्ध एफिडेविट दिए, आपने रामेश्वरम राम सेतु को तोड़ने के लिए मशीन भेजी, यहाँ तक भी ठीक था। लेकिन सोनिया जी जिनके त्याग की प्रशंसा कर रहे थे, उस सोनिया गांधी जी ने एक अधिनियम लाया था, हिंसा प्रतिरोधक अधिनियम। उसके तहत यदि वो पास हो जाता, वो उनकी पूरी की पूरी इटालियन टीम थी, रोम के पोप की टीम थी, मैं स्पष्ट आरोप लगाता हूँ, उसने वो अधिनियम को डिज़ाइन किया था। यदि वो अधिनियम सोनिया जी पास, लोकसभा में पेश हो चुका था वो, यदि वो अधिनियम पेश हो जाता तो हर हिंदू को अपने ऊपर लगी हुई हिंसा का, अपने ऊपर हुए आक्रमण को सिद्ध करना पड़ता कि हाँ मेरे ऊपर आक्रमण हुआ है। आक्रमणकारी को नहीं सिद्ध करना पड़ता कि मैंने आक्रमण किया। इतना गंदा, इतना घृणित, इतना विभाजनकारी अधिनियम था जिसका हिसाब नहीं, वो शुद्ध हिंदू विरोधी था। ये कसम खाते हैं राम की कि राम हमारे, इन्होंने राम के विरुद्ध जितना षड्यंत्र कर सकते थे उतना किया। राम मंदिर रोकने के लिए कपिल सिब्बल को न्यायालय में किसने भेजा था? सोनिया जी थी ना, या कोई और था? राम मंदिर का निर्माण रुक जाए किसी भी प्रकार से, उसका निर्णय जो 2 वर्ष पूर्व निर्णय हुआ, उस निर्णय को होने से रोकने के लिए वकीलों की 100 की टीम अयोध्या के विरुद्ध किसने भेजी थी? कांग्रेस ने। अब रही बात, इन्होंने जो दूसरा आरोप लगाया
कि कांग्रेस भाजपा के पास में कोई विकल्प नहीं है। भाजपा के पास में विकास विकल्प है, केवल धर्म विकल्प नहीं है। हम संस्कृति के आग्रही हो सकते हैं, लेकिन विकास इस देश को जितना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो भारत हो, जितना इस देश का विकास इस पार्टी के शासनकाल में हुआ है, अन्यत्र कभी नहीं हुआ। आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए, आप स्टैटिस्टिक उठा करके देखिए, आप आंकड़ों से बात कीजिए। अरे आप सुनिए, अरे हम आंकड़ों पर आ रहे हैं, आंकड़ों पर आइए, आंकड़े सुनिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आंकड़े सुनिए, 70 साल आंकड़े सुनिए। एक मिनट बात करने का, उनको बात करने का मौका देना चाहिए। 70 साल भ्रष्टाचार किया देश का। यदि क्षमता है तो आंकड़े सुनिए, यदि क्षमता है तो आंकड़े सुनिए, नहीं तो चिल्लाइए। आप खुद चिल्लाओ। आप सच्चाई सुनने को तैयार नहीं हो। 70 साल भ्रष्टाचार किया, आप कुछ नहीं किया, तैयार नहीं हो, देश को बर्बाद कर दिया। आप 70 साल आपने सच्चाई सुनने की क्षमता रखो। देखिए शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। हमें चौपाल रोकनी पड़ेगी, चौपाल रोकनी पड़ेगी। आप मर्यादा में रहिए, आप लोग मर्यादा में रहिए, मर्यादा में रहिए थोड़ा सा। ये चौपाल है, आपको पूरे देश के लोग देखेंगे। हम बात करते हैं, हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार राधे श्याम सिन्हा जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इन चुनाव में किस तरीके के मुद्दे होना चाहिए और राजनीतिक दलों को वो क्या सलाह देते हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। मैं एक पत्रकार के हैसियत से मैं अपना मत बताना चाहूँगा। दोनों पार्टी हैं, सभी लोग अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के भी लोग हैं, वरिष्ठ लोग, बीजेपी के भी वरिष्ठ लोग हैं, और सभी लोग अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। अच्छी बात है, अपने अपने विचार यहाँ व्यक्त किए हैं, खुला मंच है। लेकिन दोनों पार्टियों को सिर्फ एक चीज़ जरूर सोचना चाहिए, अपने स्थानीय मुद्दे को उठाना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए, अपने राज्य के बारे में सोचना चाहिए। वो विचार अलग है कि अपने अपने विचार आप लोगों ने रखा, यहाँ सही चीज़ है। लेकिन हमें अभी आगामी विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ रही है, इस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इस चौपाल में जिस मुद्दे को लेके बात हो रही थी, स्थानीय मुद्दे गुम होते जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं एक बार स्थानीय मुद्दों पर भी हम बात करें, और जिन भी लोग स्थानीय मुद्दों पर बात करना चाह रहे हैं हम उनसे बात करते हैं। लीजिए, आइए। आम आदमी पार्टी और छोटे से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो यहाँ बैठे लीडर है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि 30 साल के अंदर बैतूल शहर में 33 वार्ड है। एक वार्ड का नाम बताएं जहाँ पे सड़क, बिजली, पानी और स्वच्छता का पूरा एक सुंदर वार्ड हो। ये बताएं, जो आज 30 साल से कब्जा करके बैठे हुए हैं। कुछ समय बीजेपी के जनप्रतिनिधि कब्जा करके बैठे, कुछ कांग्रेस के बैठे। तो मेरा ये कहना है कि एक वार्ड का नाम वार्डों का विकास नहीं हुआ है। चलो दीपू जी बताइए आप। ये सरासर निराधार बातें हैं। आप देख सकते हैं एक एक वार्ड में घूम के सीसी सड़कें बनी हैं। नल जल योजना के तहत एक एक घर में पानी पहुंच रहा है। ताप्ती जी का जल बैतूल आया, जिसमें आपको मोटर चालू करने की भी ज़रूरत नहीं, 3rd फ्लोर पे पानी चढ़ता है। ये सरासर गलत बातें बोल रहे हैं। अगर विकास नहीं हुआ होता तो आप खुद जाके देखिए, शहर में एक चक्कर घूमिए, आपको दिखेगा सड़कें चौड़ी हो रही। अभी नया एक कॉलेज रोड से अपना मस्जिद चौक तक के रोड चौड़ी होने वाली गंज की। उसके बाद आप कालापाठा रोड देखिए वहाँ पे, और किसी भी से चलिए स्वच्छ वार्ड के नाम की बात हो रही थी। चलिए और स्वच्छता का एक सुंदर सा वार्ड, एक वार्ड का नाम बताएं। चलिए स्वच्छ वार्ड चलिए। आपको लगता है कि जो आम आदमी पार्टी का कहना है कि वार्ड स्वच्छ नहीं हुए? देखिए, बैतूल में लाइट, बैतूल नगर पालिका में बैतूल क्षेत्र की बात करूँ, लाइट की दिक्कत नहीं है, पानी की दिक्कत नहीं, रोड की दिक्कत नहीं। बैतूल में दिक्कत है रोजगार की। आज तक आज़ादी के बाद से कांग्रेस भाजपा दोनों के विधायक रहे, दोनों के सांसद रहे, दोनों ने राज किया है, पर आज तक उद्योगों में दिक्कत है। आज भी गांव का युवा
खुद का रोज़गार चालू नहीं कर पा रहा है, दुकानों में नौकरी कर रहा है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ के नेताओं को दोनों पार्टी के नेताओं को स्थानीय उद्योग पर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे रोज़गार बढ़े, लोगों का डेवलपमेंट हो। नो डाउट बैतूल का डेवलपमेंट हुआ है, रोड अच्छी है, लेकिन यहाँ रोज़गार नहीं आए, उद्योग नहीं खोले, मेडिकल कॉलेज भी नहीं खोले, है ना। शिक्षा में भी एकदम पिछड़ा हुआ है। बगल के ज़िले को देखा जाए, छिंदवाड़ा बहुत प्रोग्रेस है, वहाँ पे रोज़गार है, पर बैतूल में रोज़गार नहीं है। तो बैतूल के नेताओं को राजनीति छोड़ के रोज़गार पर ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो दोनों पार्टी में से कोई नहीं कर रहा है। बैतूल के नेताओं को सलाह दी गई है। एक मिनट चलिए, हम जरा आम आदमी पार्टी वालों की बताइए क्या पता है, क्वेश्चन फिर से ये जो बोल रहे हैं रोज़गार की ज़रूरत है, आपको लगता है रोज़गार की ज़रूरत है यहाँ? बिल्कुल रोज़गार की ज़रूरत है। आज आम आदमी जो है, एक युवा वर्ग का शिक्षा तो ले रहा है, लेकिन शिक्षा भी कहीं नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे सिर्फ एक धार्मिक राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा, है ना। रोज़गार पे कोई बात नहीं करता, महंगाई पे कोई बात नहीं करता। बस आप एक धार्मिक किसी मंदिर या मस्जिद को लेके आप युवाओं को प्रलोभ देते हो, उनकी मानसिकता पे प्रभाव करा हुआ है कि आप इस धर्म के लिए करो, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़वा रहे हैं। कोई तरीके नहीं। युवाओं को क्या लगता है बैतूल में क्या होना चाहिए, क्या आपकी अपेक्षा है? भैया जैसा इन्हें अभी बताया कि भाजपा भी और कांग्रेस भी सभी वार्डों में काम किए हैं, बता रही है, अपना विकास मॉडल बता रही। और अभी जैसे बताया पानी का, मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा। सुभाष वार्ड, जो एक सुभाष वार्ड है, वहाँ पे आज भी स्ट्रीट लाइट नहीं है रात में, ठीक है, स्ट्रीट लाइट नहीं है खंभों पे। और दूसरी चीज़, वहाँ पे ना पानी की व्यवस्था है, कई वार्डों में भी पानी की व्यवस्था, जो आप बोल रहे कि नल जल योजना जो पहुँची है, वहाँ जाके आप देख लीजिए कि वहाँ नल जल योजना नहीं है। और आप बोल रहे कि गलियों में नाली नहीं है, सड़कें नहीं है। ये बैतूल हेडक्वार्टर की बात कर रहा हूँ, जिला मुख्यालय में, मतलब दोनों पार्टियों का। और सुभाष वार्ड जो है, मतलब बैतूल का नंबर 1 पहला नंबर वार्ड आता है। आप वहाँ का अगर विकास मॉडल आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और अब बात करें गौरव भाई से। आप छात्रों की राजनीति करते हैं, तो आपको क्या लगता है क्या चाहिए छात्रों को? यहाँ पे किसी भी प्रकार के रोजगार का साधन नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो, कई सालों से मांग कर रहे हो मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, कृषि महाविद्यालय की कई बार मांग करी। मुख्यमंत्री आए और घोषणा करके चले गए, परंतु आज तक किसी प्रकार का घोषणा पे अमल नहीं हुआ है। बेरोजगारी का आलम ये है कि लोग आज दर दर भटक रहे हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई है अपने ज़िले के अंदर और सब बेकार हो चुका है। मैं बैतूल का एक लोकल मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि मालवी वार्ड खंजनपुर में जो अतिक्रमण हुआ, पेपर में छपा था 6 मीटर रोड बनेंगी, दैनिक भास्कर में, तो वहाँ पे अतिक्रमण ऐसा तोड़ा गया कि जहाँ पे ऑलरेडी 8 फीट 10 फीट जगह, वहाँ का अतिक्रमण तोड़ा गया। जहाँ पे ऑलरेडी 5 फीट जगह नहीं है, वहाँ कुछ नहीं तोड़ा गया। ये देखो कैसे दबाव की राजनीति हो रही है। और वहाँ से सबको पता है कि वहाँ किसकी गाड़ी आती है, किसकी गाड़ी जाती है, किसके कारण तोड़ा हुआ है। इस बार चुनाव में किसकी बस चलती है स्कूल की, इस बार चुनाव में सब जनता वहाँ की पूरा एक एक चीज़ बताएंगी उन नेताओं को कि ये सही काम नहीं करने का क्या नतीजा होता है। सड़क को लेकर जो है, हाँ आपके पास ही आ रहे हैं कि जो अतिक्रमण हटाया गया है वो राजनीतिक फ़ायदे के लिए हटाया गया है। अतिक्रमण किसी भी प्रकार से राजनीतिक फ़ायदे के लिए नहीं, केवल उसकी भौगोलिक स्थिति देख करके कि यदि वो शासकीय भूमि पर बना है तो हटाया गया है और वो आवश्यक है। लेकिन उसके पीछे जितनी संवेदनशीलता, जितनी न्यायिकता भाजपा ने बरती है, कोई और शासन नहीं बरत सकता। एक दूसरा स्थानीय मुद्दा उठाता हूँ। कांग्रेस की 15 साल की सरकार बनी, कमलनाथ जी जब भी करते हैं बैतूल के साथ न्याय करते हैं। यहाँ के कितने प्रोजेक्ट ले गए मैं चर्चा नहीं करूँगा, मैं एक हाल के मुद्दे की चर्चा करता हूँ। कमलनाथ जी ने बैतूल के पूरे के पूरे 68 महाविद्यालयों को अन्यायपूर्वक छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में मिलवा दिया था। 2.5 गुना फीस, आने जाने की तकलीफ, प्रशासनिक तकलीफ क्यों सम्मिलित कराया था? बैतूल के कॉलेजेस को BU से हटा करके छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी में सम्मिलित कराने का कारण क्या था? केवल राजनीति करना था। हमने अपने शासनकाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज जी ने निर्णय कराया कि बैतूल के तमाम महाविद्यालय कमलनाथ जी के निर्णय को पलटते हुए पुनः भोपाल विश्वविद्यालय में सम्मिलित कराएं। आज बैतूल जिले का एक एक विद्यार्थी इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। चलिए देखिए, कमलनाथ जी को लेकर बात हुई है कि उन्होंने, चलिए लीजिए उसके बाद फिर देखिए एक अभी फिर बढ़ गई।
अभी बात ये हुई थी कि लोकल मुद्दे पे बात करना है। भारतीय जनता पार्टी के 25 साल से सांसद हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 25 साल में आपने बैतूल जिले के आम बेरोजगार युवाओं के लिए कौन सा एक भी उद्योग खोला तो बता दें। किसान भाइयों के लिए कुछ आपने कोई किसान के लिए जो बच्चे विकसित हों उसके लिए किसान कोई मेडिकल कॉलेज वॉलेज कुछ खोला, एग्रीकल्चर कॉलेज, वो बता दें। बैतूल में 25 साल से भाजपा का सांसद, छिंदवाड़ा में 25 साल से कांग्रेस का सांसद। 25 साल पहले बैतूल और छिंदवाड़ा एक जैसे थे। आज आप छिंदवाड़ा और बैतूल में घूम के आ जाओ, आपको आकलन हो जाएगा कि कांग्रेस विकास करती है कि भारतीय जनता पार्टी। भाजपा विकास नहीं करती है। भाजपा ने कोई उद्योग नहीं दिया है जिले को, कुछ दिया नहीं है। क्या कहेंगे? क्या पूछ रहे हैं? भाजपा ने कोई विकास नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया, कोई उद्योग नहीं लाए, कांग्रेस का आरोप है। मित्रों, कांग्रेस की सरकार 15 महीने रही। इन 15 महीनों में जो किसानों के लिए योजनाएं थी उन सब का छलावा किया है, बल्कि आश्वासन देने के बाद घोषणा पत्र में 2 लाख का कर्जा माफ़ करने के आश्वासन दिया था। 2 लाख का कर्जा भी माफ़ नहीं किया, बल्कि किसानों की सारी योजनाओं को उन्होंने रोक दिया। संबल योजना रोक दी, लक्ष्मी लाडली। आप ये बात बोल चुके हैं पहले। उनका कहना है कि कांग्रेस ने, भाजपा ने बैतूल में कोई उद्योग नहीं लाए, किसानों के लिए कोई उपक्रम नहीं लाए। ये पूछ रहे हैं हम किसानों को। आपकी सांसद थे और आपकी बात लगातार 9 बार। भाई मेरे टाइम पर तो यहाँ योजनाएं आई हैं, डेयरी मिल्क भी बनी है, प्लांट भी आए हैं। मेरे टाइम पर सब आया, उसके बाद भगवान जाने। आहूजा जी के समय प्लांट आए हैं और उसके बाद भगवान जाने। मैं बात करूँगा, क्या लगता है आहूजा जी ने जो जवाब दिया उसको लगता है निराधार है उनका जवाब। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए कोई काम कभी करने की उनकी कभी इच्छा भी नहीं रही, ना ही उनकी मनोशक्ति रही। इतने सालों से सरकार में है, आज पढ़े लिखे इतने युवा बेरोजगार हैं। आज जहां आप जाएंगे हर दूसरे घर में एक बेरोजगार युवा मिलेगा। और आज इस देश की और प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। जब तक आप युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, जब तक आप इस प्रदेश को संबल नहीं बना सकते। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन अब जो चुनाव विधानसभा आने वाला है उसको लेकर दोनों पार्टियों के पास क्या मुद्दे हैं, क्या तैयारियां हैं, हम ये पहले कांग्रेस की तरफ से सुनील शर्मा जी से बात करेंगे। आप क्या मुद्दे लेकर चुनाव में जाएंगे? देखिए, जब 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वापस हमारे जो आम लोगों को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली मिला करती थी वो हम देने की घोषणा करते हैं। जब इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों को 27% आरक्षण देने की हम वादा करते हैं। और जब इस प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जो 1.5 लाख का और 2 लाख का कर्जा हमारे किसान भाइयों का बाकी रह गया वो माफ़ करेंगे, ये घोषणा हम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पीछे से आई हुई जो सरकार है उसमें जो आम लोगों को परेशानी हो रही है, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, सबसे पहला लक्ष्य होगा कि आम जनता के लिए महंगाई से राहत देने का काम हम लोग करेंगे। और निश्चित ही आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो जनता में त्राही है वो हम दूर करेंगे और एक कुशल राज्य और एक सफल राज्य मध्य प्रदेश को बनाएंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ। कांग्रेस ने जो अपने मुद्दे रखे हैं बिजली बिल का और आपके आरक्षण का, तो भवानी जी जो कांग्रेस के मुद्दे हैं वो कितने असरकारक साबित होंगे इस चुनाव में? एक बार मुद्दे उनके फिर से मैं जानना चाहूँगा आपके माध्यम से। उन्होंने बोला है कि हम 27% OBC को आरक्षण देंगे, बिजली बिल 100 रुपये कर देंगे और जो 2 लाख का कर्ज बाकी था किसानों का वो माफ़ किया जाएगा। जीतोगे जब मैं राजेश भैया बताना चाहूँगा कि 2 लाख कर्ज माफ़ी के मुद्दे पे तो 2018 का चुनाव हुआ था। सबके सामने है कि 15 महीने की सरकार में कितना कर्ज माफ़ किया किसानों का, फिर उसको बोला गया कि भाई हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आज भी कई ऐसे किसान हैं
जो उस 2 लाख की कर्ज माफ़ी के चक्कर में उन पे चक्रवृद्धि ब्याज जो कोऑपरेटिव बैंकों से जो लोन लेकर के रखा था, ऐसे किसान कई बेचारे पीड़ित हैं। तो ये मुद्दा तो कहीं भी है नहीं, क्योंकि जिस समय आपने जिस मुद्दे को लेकर, मैं समझता हूँ कि उस 2 लाख ऋण माफ़ी के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार बना पाई थी, तो यह तो उनका निराधार है। मैं नहीं मानता हूँ कि आने वाले समय में भी माफ़ करेंगे। दूसरा उनका कहना ये था कि आपने जो बताया था, कांग्रेस कहीं भी, कांग्रेस के पास वास्तव में मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए कोई विज़न नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि यहाँ भाजपा की सरकार के पहले 10 साल दिग्विजय जी की सरकार रही, तो ये सब वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे, कांग्रेस के भी हमारे भाई लोग हैं। मुख्य मुद्दे बिजली, सड़क और पानी के ही थे। आज वर्तमान परिस्थिति में आप दे सकते हैं कि ग्रामीण अंचलों में भी बिजली की क्या स्थिति है। 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, शहरों में भी है। अभी मैं ठीक है मान रहा हूँ आपकी बात। वर्तमान में वर्तमान सुनने की क्षमता रखो, बता रहा हूँ ना, सुनो आपकी 15 महीने की सरकार, कुछ समय अभी ठीक है, अभी कटौती हो रही है, मान रहा हूँ आपकी बात। लेकिन कांग्रेस के समय में जो स्थिति नहीं उससे अच्छी स्थिति, सड़कें आप देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें देखिए आप, सड़कों की स्थिति कितनी ठीक हुई है। और पानी के मुद्दे पे बात करूंगा राजेश भैया, आज तक कांग्रेस ने जो काम नहीं किया, आज आप पूरे बैतूल जिले के पूरे विधानसभा क्षेत्रों में देखिए कि कितने बांध बने, कितने करोड़ की परियोजनाएं हैं। फिर आप बात करना विकास का विजन नहीं है आप लोगों के पास, विजन होता तो आज मध्य प्रदेश की हालत नहीं होती। चलिए, कांग्रेस के पास विजन नहीं है ये आरोप है। हम एक थोड़ा सा और आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा शांत रहें। एक बार हम गर्ग साहब के पास फिर से वापस जाते हैं और बैतूल विधानसभा के ज्वलंत मुद्दे क्या हैं हम उनसे जानना चाहेंगे। जी, बैतूल विधानसभा में बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है तो मैं इस पर इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने बरसों राज किया है, तो आज जो डेवलपमेंट है वो 2 दिन में नहीं हो गया। तो कांग्रेस ने भी डेवलपमेंट किया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और भाजपा ने भी अपने कई डेवलपमेंट किया है। आज गांव-गांव प्रधानमंत्री शायद अटल बिहारी वाजपेयी की योजना थी, गांव-गांव सड़कों से जुड़ा है। और मुझे याद आ रहा है, मेरे फादर 72 में एमएलए थे, उन्होंने विधानसभा में कहा था कि गाँव में स्कूल मत बनाइए, आप हॉस्पिटल मत बनाइए। उस समय कहा था कि आप गांव को शहर से जोड़ दीजिए सड़कों से, उससे जो गांव का उत्पादन है, प्रोडक्शन है, दूध है, वो बच्चे स्कूल आने वाले हैं, वो शहर में आएंगे तो शहर का व्यापार बढ़ेगा और उनको सुविधाएं मिलेंगी। खैर, ये तो हो गया डेवलपमेंट की बात। मैं थोड़ा पॉलिटिकल बताना चाहूँगा दोनों पार्टी के बारे में कि कांग्रेस को कांग्रेस नहीं हराती है, ये बड़ा एक मुहावरा बरसों से चल रहा है और एक अटूट सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। कांग्रेस को कांग्रेस हराती है और एक बार कांग्रेस 2018 में एक हुई और सरकार बन गई, उसके बाद फिर कांग्रेस की टूटी सरकार, तो कांग्रेस के कारण टूटी। ज्योतिरादित्य गया, वो दूसरा विषय है। आज भी कांग्रेस में दिग्विजय वर्सेस कमलनाथ चल रहा है, जो दिख नहीं रहा है पर चल रहा है। अभी राज्यसभा चुनाव में आप देखिए, अगर अरुण यादव को टिकट नहीं मिलती है, वो शायद प्रवीण गोगनानी और सुभाष भैया के खेमे में दिखाई दें। अजय राहुल सिंह को अगर टिकट नहीं मिले तो वो इधर दिखाई दें। कांग्रेस में भगदड़ जो मच रही है, पद की मच रही है। यहाँ तक बात कांग्रेस की हो गई। जहाँ तक भाजपा की बात है, इनमें भी गुटबाजी है, पर अपर लेवल पे थोड़ी सी है, नरोत्तम वर्सेस शिवराज की। और पर चूंकि इनकी गुटबाजी इसलिए नहीं दिखती कि इनके पास एक इनके बॉस है, संघ बॉस, इसलिए कि संघ ये भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, इन पर संघ का अनुशासन का डंडा चलता है। ये कितना भी लड़ लें, पर जब चुनाव आता है सब एक हो जाते हैं। इनकी सफलता का कारण इनका कैडर बेस होना है। मुझे तो आश्चर्य होता है, मेरा घर बीजेपी कार्यालय के सामने है, मुझे आश्चर्य होता है कि 365 दिन में से 300 दिन ये मीटिंग करते हैं भाजपा कार्यालय में, और इनके कार्यकर्ता भारी संख्या में, विशेषकर पूरे जिले की महिलाएं, शहर की महिलाएं उस ऑफिस में दिखती हैं। ये इनकी उपलब्धि कह लें या पार्टी के प्रति निष्ठा कह लें, इतना ही मैं कहूँगा। भाजपा को जिस तरह की संगठन क्षमता की जो बात सामने आई है, तो कांग्रेस में क्या वो संगठन क्षमता है? निश्चित ही कांग्रेस में अगर संगठन नहीं होता, हमारे मंडलम स्तर पर, सेक्टर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस वक्त संगठन काफ़ी मजबूत है। और अगर संगठन
कांग्रेस का मजबूत नहीं होता तो 2018 में जो भारतीय जनता पार्टी संगठन की बात करती है उनका हम लोग सुपड़ा साफ नहीं करते। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस का संगठन काफ़ी मजबूत है और कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट है। जैसे हमने एकजुट होकर 2018 में चुनाव लड़े थे वैसे ही चुनाव 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग लड़ने जा रहे हैं। हम और भी बात करेंगे, लेकिन अगर कोई अपनी बात रखना चाह रहा हो तो हाथ उठा सकता है, हम उसके पास भी आ जाएंगे। और हम अब इनसे बात करेंगे भीमसेना से कि आप किन मुद्दों पर इनको सामना करेंगे कांग्रेस भाजपा का। ना भाजपा के समय में विकास हुआ है और ना कांग्रेस के समय में विकास हुआ है। एक तरफ भाजपा कहती है कि 24 घंटे बिजली अवेलेबल हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में करवा रहे हैं, जबकि हम लोग हर ग्रामीण क्षेत्र में हर एक गांव तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और सब जगह से यही रिपोर्टें और यही ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है कि बिजली हम लोगों को नहीं मिल रही है। और कांग्रेस एक तरफ बहुत बड़े बड़े दावे भरती है कि हम लोग जो है समाज हित में, जनता के हित में, सामाजिक हित में हम लोग काम करते हैं। तो ये विपक्ष में होकर के विपक्ष की भूमिका निभाते समय कहाँ चले जाते हैं? क्यों भीमपुर कांड के समय इन्होंने कुछ नहीं कहा? क्यों सिवनी कांड के समय इन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा? क्यों इन्होंने नीमच कांड के समय कुछ क्यों नहीं कहा? ये सिर्फ दिखावा है, ये सब अपने व्यापार के लिए रोज़ों से गाँव को जोड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं है इसके आगे। चलिए हम आम आदमी पार्टी से ही बात करेंगे कि वो इस मिशन में इनके क्या मुद्दे रहेंगे, कैसे अपनी विरोधी पार्टियों के सामने आएंगे। विरोधी पार्टी के सामने जो आएंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का जो विज़न है वो इन दोनों पार्टियों के ऊपर इतना भारी है कि लाखों करोड़ों रुपया भी अगर चुनाव में खर्च करेंगे तो भी अब आने वाले समय में ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जनता इनसे ऊब गई है, इनके भ्रष्टाचार से ऊब गई है। आज बताओ, केंद्र सरकार ने कितनी महंगाई की आग में देश के लोगों को झोंक के रखा हुआ है, पूरा निचोड़ लिया गया देश के लोगों को। आज सिलेंडर देख लो कितना महंगा है, आज खाने पीने की चीज़ें देख लो कितनी महंगी है। कहाँ चली जाती है कांग्रेस से महंगाई की जब मुद्दे की बात आती है तो कहाँ विरोध कर रही है? ना हमारे बैतूल जिले में कर रही है, ना देश में कर रही है। और करती भी है तो दिखावे का अपना एक नाटक जैसा काम करती है। ऐसे विरोध होता है? विरोध ऐसा होना चाहिए कि इनकी रातों की नींद हराम हो जानी चाहिए। वो काम आने वाले वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी बैतूल से इसका संखानन करेगी। और प्रदेश के अंदर आप देख लेना, आने वाले टाइम में इन दोनों पार्टी को सिर्फ आम जनता ही मजा चखाने का काम करेंगे। इसका एक उदाहरण आप अभी देख लो जो पंजाब में देखने को मिलेगा। चलिए, केजरीवाल फार्मूला को लेकर हम बात करेंगे कि केजरीवाल फार्मूला मध्य प्रदेश में असर करेगा और बैतूल विधानसभा में करेगा क्या? बहुत मुश्किल है। केजरीवाल जी को यहाँ अभी स्टेबल होने में काफ़ी समय लगेगा, उनकी पार्टी को बहुत समय लगेगा। मैं कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन आते ही भारतीय जनता पार्टी राम रहीम के मुद्दे उठाती है, देश में धर्म की बात करती है, राम की बात करती है। और अंग्रेज़ों ने कभी किया था हमारे देश में फूट डालो राज करो वाली नीति पे काम करके फूट डालती है और हिंदू वोटरों को समेटकर सत्ता सुख प्राप्त करती है। दूसरा, इन्होंने कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार पे ये बात नहीं करते, बेरोजगारी पे ये बात नहीं करते, महंगाई पे ये बात नहीं करते। 50 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा था, 70 से 118, 19 रुपये, 120 रुपये तक हुआ है। 9.5 रुपये इन्होंने कम किया। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। चलिए, पेट्रोल की बात आई है तो 50 रुपये बढ़ा के आपने 9.5 रुपये कम किए हैं, क्या लगता है आपको? और ये बता रहे कि आप क्या पेट्रोल के जो रेट थे वो 50 रुपये बढ़ाए हैं आपने, और आपने एक्साइज ड्यूटी 9 रुपये कम की है, तो जनता को आप क्या समझ रहे हैं? देखो, महंगाई की बात कांग्रेस तो नहीं करे तो ही ठीक है। कांग्रेस के पास केवल मोदी जी की बुराई के अलावा कुछ नहीं है। रावण को मालूम था कि मेरा वध होगा, कंस को मालूम था कि मेरा वध होगा और मेरा वध भगवान करेंगे, लेकिन वो आखिरी दम तक चिल्लाते रहे कि ये कुछ नहीं है। मोदी जी की सर्जिकल स्टाइल इनको पसंद नहीं आई,
जबकि दिल से सब जानते हैं आज 3 तलाक का मामला, सर्जिकल स्ट्राइक है और अपने मेट्रो ट्रेन चालू है, बुलेट ट्रेन की व्यवस्था हो रही है, सड़कें पूरे सड़कों का जाल बिछा है पूरे देश में, इतने अच्छा विकास कार्य हो रहे हैं, हर चीज़ अच्छी हो रही है और ये सब जानते हैं सभी पार्टी के विरोधी कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन क्या करें, उनका काम है विरोध में बोलना, वो बोल रहे हैं। चलो हमारे बीच में 2 महिला नेत्री भी हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि बुलेट ट्रेन को लेकर वो क्या सोचती हैं। जी, भाजपा बुलेट ट्रेन चलाने वाली है? नहीं, भाजपा बुलेट ट्रेन नहीं चला सकती। भाजपा वो काम कर रही है, पुरानी धरोहरों को उद्योगपति बिजनेसमैन के झोली में गिरवी रख रही है, कहीं ना कहीं देश को बेच रही है, देश को अंदर से खोखला किया जा रहा है, उनके आर्गन डोनेट कर रही है भाजपा। ये काम है भाजपा का। देश को खोखला कर रहे हैं। हम अब महिला कांग्रेस से ही बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी से आप कितना उनका समर्थन करती हैं? मैं सहमत हूँ कि बीजेपी सरकार जो है वो देश को खोखला कर रही है और सार्वजनिक संपत्ति को अपने मित्रों को बेची जा रही है, जिसके कारण हमारा देश खोखला होते जा रहा है और इसकी ये रणनीति विफल है और जनता को खाने का काम कर रही है। पहले भी बीजेपी सरकार ने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार देना तो दूर की बात है, जब कोरोना काल आया लोगों के रोजगार ही चले गए, व्यापार बंद हो गए और लोग कंगाल हो गए। चलो अब रोजगार की बात हो रही है तो हम ये पूछ लें, 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने कितना रोजगार दिया था? 15 महीने की सरकार में तो कांग्रेस ने जिस तरीके से युवाओं को आगे लाने के लिए योजनाएं बनाई थी, लेकिन भाजपा की पीछे की सरकार जो इनकी योजना बन रही थी, एक छापे मारने के लिए और दूसरे जो कांग्रेस के विधायक थे उनको दबाने के लिए जो ये तैयार खरीद फरोख्त तो कर रहे थे, उसने सारे कांग्रेस के जो युवाओं को आगे लाने की योजनाएं थी वो पूरी बंद कर दी थी। और जैसे ही कोई कांग्रेस या जनता के कोई मुद्दे उठते हैं तो ये वही अपने राम रहीम में आ जाते हैं और यहाँ गरीब जनता का पेट खाली है, या तो अमीरों के भरे हुए हैं जो सबसे शीर्ष पे बैठे हुए हैं और जो मध्यम वर्गीय है उनको विचारों को बुरों को सबको खाली करके रख दिया इनने। तो मेरा ये भी आरोप भी है भाजपा पे। तो आपने अभी देखे कि किस तरह भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन जवाब कोई सही नहीं दे पा रहा है। हमने क्या किया ये कोई बताने को तैयार नहीं, लेकिन आपने कुछ नहीं किया ये सब बताने को तैयार हैं। हम एक बार फिर गर्ग साहब के पास आते हैं इस बात को लेके। आज़ादी के बाद 33 साल तक कांग्रेस का सांसद रहा। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने एक भी स्थानीय व्यक्ति को सांसद नहीं बना पाया। भीखूलाल चांडक, NKP सालवे, गुफरान आजम, असलम शेर खान। भाजपा का सांसद 2.5 साल आरिफ बेग, आदरणीय सुभाष भैया 2.5 पौने 3 साल और 26 साल 96 से लेकर अभी तक 26 और 6 29 साल भाजपा का सांसद रहा है और 33 साल कांग्रेस का सांसद रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता किसने क्या किया, मैं तो एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद 56 साल तक कांग्रेस राज किया और 2.5-3 साल मोदी जी ने, और ये अभी 2.5-3 साल मोरारजी देसाई ने, और अभी ये मोदी जी राज कर रहे हैं 7-8 साल से। 10 साल भाजपा ने राज कर लिया है और 60-65-56 साल कांग्रेस राज किया। मुझे बता दें कि बैतूल में कौन से नेता ने कौन सा उद्योग ले आए? गैर बेरोजगारों की बात आप दोनों कर रहे हैं, कौन सा बड़ा उद्योग शासकीय स्तर पर आया है? और जो सारनी में भी जो आया था, थर्मल वगैरह जो आया था, वो उस समय अकाल और वो उसमें आया था, उस योजना में वो उसकी जगह फूड फॉर वर्क वगैरह ऐसे जो कुछ कार्यक्रम आए। प्रकाश चंद सेठी जब केंद्रीय मंत्री थे उस समय एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। मैं भी सुभाष भैया के भाई हरबंस भैया की दुकान के नीचे नाली में छुपा था। मेरे अंकल अभय गर्ग कॉलेज के यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी, अपने कॉलेज के सेक्रेटरी थे, महासचिव। उस समय प्रकाश चंद सेठी ने नोट के कारखाने वाला उद्योग बैतूल से देवास ले गए। क्या बता के ले गए? कि होशंगाबाद में कागज़ तैयार होता है, होशंगाबाद से देवास पास में है, बैतूल दूर है। सुनना आप, ये कागजों पे है। तो देवास चला गया उद्योग बैतूल का और बैतूल वाले लटकते रहे पकड़ के। तो किसी ने उद्योग की बात नहीं करी। हमारे आदरणीय स्वर्गीय विजय कुमार खंडेलवाल जी भी सांसद रहे 96 से 2007 तक, 11 साल, 11 साल, 10 साल। उन्होंने भी उद्योग पर कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया।
किसी ने उद्योग और बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दिया। यही मेरा कहना है कि आप दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते रहिए, पर आप दोनों ने किसी ने जिले के सर्वांगीण विकास के लिए काम नहीं किया। दोनों दल ने किसी ने कोशिश नहीं की है उद्योग लाने की। हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी के हमारे साथी हैं जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो खंजनपुर के वहाँ से जो अतिक्रमण हटा है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे जो बैतूल के भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं हेमंत खंडेलवाल जी का स्कूल को ज़रूर फ़ायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि कालापाटा की सड़क से तो उनकी बसें निकल जाती थी, पर आरडी किड्स जो है वहां से अब डायरेक्ट हमलापुर से खंजनपुर अर्जुन नगर होते हुए बस सीधे दादाजी कुटी गेट पे पहुंच जाएगी। इसलिए शायद ये अतिक्रमण तोड़ा गया है, सड़क चौड़ी करने का नाटक किया गया है। धन्यवाद आप सभी साथियों का एमपी तक की चौपाल में शामिल होने के लिए। कैमरामैन रानू हजारे के साथ राजेश भाटिया, एमपी तक बैतूल।